खित्ते की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही। आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो कि खित्ते की इस बढ़ती हुई और तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल के पीछे कार फरमा है? भारत जो कि एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत भी है और अस्करी क़ुव्वत भी है, वो आखिर क्यों पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया? क्या भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? और जो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी जो है, क्या इसकी वायलेशन कर सकता है? और यूनिलैटरली और एकतरफा तौर पर क्या उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं? और पाकिस्तान नियर फ्यूचर में अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को कैसे अपग्रेड करने जा रहा है? आज हमने दावत दी है, हमारे इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं शहजाद खानज़ादा साहब। शहजाद खान साहब जो है इंटरनेशनल लॉयर भी हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से हो जाएगा। तो आप इस सारे स्टैंड ऑफ और इस सिचुएशन को कैसे देखें? ज़िया साहब, इसको समझने के लिए हमें इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स पे नज़र डालनी होगी और हमें ये याद रखना होगा कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है इंडिया में, मोदी, बीजेपी, तो उनका जो बेसिकली सोल एजेंडा है अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो वो लेके आते हैं सामने, जिस पर वो इलेक्शन जीतते हैं, वो एक पॉइंट है, वो है पाकिस्तान हेट्रेड और हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स इन जनरल। सो इसी पर वो थ्राइव कर रहा है बेसिकली मोदी शुरू से। तो इसीलिए वो अपने पब्लिक सेंटिमेंट को एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट से विप अप करते रहते हैं। और जब भी आपने नोट किया होगा कोई इलेक्शन आता है, उससे पहले ये इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का एक ड्रामा, स्टेज ड्रामा होता है सारा का सारा जो वो करते हैं, कोई टेररिज्म का एक्ट, और उस पर वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। पहले जो पुलवामा हुआ था, आप उससे देखें कि उसके बाद जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, अभी बिहार के इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं और उससे पहले इन्होंने ये कर दिया सारा। और ये जिस तरह से किया गया है जी, ऑन द फेस ऑफ इट इट्स सो एविडेंट, इतना ये बात क्लियर है कि बिल्कुल आर्टिफिशियली इसको स्टेज किया गया कि आप कई 100 किलोमीटर्स अंदर जो है ना पाकिस्तान से टेररिस्ट गए और वो उन्होंने सबसे एक से इंडिविजुअली पूछ के आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, और वो 26 लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया और सब ने कहा जी हाँ हम हिंदू हैं, और फिर उसने उसको 10 गोली मार दी, फिर दूसरे को मार दी, फिर तीसरे को मार दी, और उसके बाद बड़े सुकून से उनका इंटरव्यू किया, उनको मारा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस भी आ गए। सो बेसिकली ना अभी तक पता लगे वो कौन लोग थे और वो सब क्या था, और 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे FIR काट जाती है विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को आप देखें, सो एक बड़ा क्लियर है कि ये सब कुछ स्टेज किया गया था ताकि इसको एक एक्सक्यूज बनाया जाए पाकिस्तान पे हमला करने की। फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि पाकिस्तान पे हमला किया जाए, और पाकिस्तान का उसके जवाब में जी पानी भी बंद कर रहे हैं हम। सो पानी, आपने पूछा, पानी बंद कर नहीं सकते जी। पानी पे जो सिंध सतलुज मुआहदा है, इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी, इट्स अ बायलैटरल इंटरनेशनल ट्रीटी, इसको यूनिलैटरली रिवोक किया ही नहीं जा सकता। मतलब दो मुल्क एक बायलैटरल ट्रीटी के सिग्नेटरीज हों तो एक मुल्क अपने तौर पे उसको रिवोक नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ इज वेरी क्लियर अबाउट। थोड़ा सा मैं आपसे वो डिस्कस ये करना चाह रहा था जी, ट्रीटी से पहले 6 के 6 दरिया तो पाकिस्तान के पास थे। हमने तो बल्कि ट्रीटी करके उनको अपनी कुर्बानी दे के 3 दरिया उनको दिए हैं। ये और जी अगर वो उसको रिवोक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 दरियाओं का भी फिर पानी के ऊपर हमारा फिर हक बन जाएगा। जी ऐसा है, ऐसे ही है, और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ब्लंडर था अयूब खान का। जी, सो वो एकदम डर के उसने बाकी जो ईस्टर्न रिवर्स थे उनको वो सरेंडर कर दिए, सतलुज ब्यास, हालांकि सब पे इक्वल राइट था हमारा। उन्होंने तब भी इन्होंने ये बुलिंग शुरू की और ये ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग शुरू की कि जी हम आपका सारा पानी बंद कर देंगे। उसने कहा नहीं पानी बंद ना करेंगे, दरिया आपको दे देता हूँ। ये हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर में आके जी वर्ल्ड बैंक गारंटोर बन रहा है, वो सब कुछ। शायद उस वक्त एक क्योंकि पाकिस्तान वाज अ वीक स्टेट, तो उसको अपनी एक सिक्योरिटी और अपनी थोड़ा सा वो प्रोटेक्शन के लिए मेरे ख्याल से जी मिलिटरीली हम तब भी स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा। लेकिन हमारा हमेशा अलमिया ये रहा है कि पॉलिटिकल फेलियर्स हमने फेस, पॉलिटिकल फेलियर्स। और बल्कि इस पर मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। आपकी मिलिट्री विक्ट्रीज आपकी पॉलिटिकल डिफीट्स में कन्वर्ट कर दी। और इस जो अभी जो सिनेरियो करंट कॉन्फ्लिक्ट का, इसमें भी हमने एक बात समझनी है, अगर आपने इस कॉन्फ्लिक्ट से जीत के बाहर आना है तो एक तो याद रखें वॉर इज नॉट ओवर एज येट, यस। और 4 एस्पेक्ट्स में आपको जीतना होगा। कोई भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, जंग है,
उसे 4 एस्पेक्ट से आपने जीतना है जी। पहली तो कानूनी जंग, कानूनी एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, फिर है मिलिट्री एस्पेक्ट, अस्करी कुवत, और तीसरा है इसका पॉलिटिकल एंगल जी, और चौथा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम है ज़रा साहब, आप समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का टाइम है। हम कोई दुनिया में आप ग्लोबल विलेज की टर्म यूज करते हैं। Exactly. आप अकेले सर्वाइव नहीं कर रहे दुनिया में, आप एक वर्ल्ड कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है, अपने साथ लेके चलना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में अभी हम हमारे चारों एस्पेक्ट्स में हमारी बर्तरी हमें हासिल है, लेकिन मुझे जो थोड़ा खतरा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से है, क्योंकि अभी देखें कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 दिन तक वो हमें मारते रहे, ड्रोन मारते रहे, और यहाँ पे बच्चे, और इतनी तकलीफ दे बात थी। बिल्कुल है। पहले अपने लोगों को मारा इसी मोदी गवर्नमेंट ने, इनोसेंट 26 लोगों को, उनका भी हमें उतना ही दर्द है जितना इनोसेंट, क्योंकि इनोसेंट लोग थे। तो हमारे मुल्क में बच्चों को उन्होंने शहीद किया, वो इब्तिजा को शहीद किया, इतना प्यारा बच्चा था, और बाकी औरतें भी शहीद की, और ये सारा कुछ किया। तो अमेरिका ने इंटरफेयर नहीं किया, 3 दिन तक वो लगे हुए थे, और जब आपने उनको मारना शुरू किया चौथे दिन, सही है। तो सिर्फ 4-5 घंटों में जो है आपको एकदम ट्रंप की मुदाखलत आप देखते हैं कि ये जंग बंद करें और ये सीज फायर करें। और आप कैसे इंटरनेशनल हिपोक्रेसी, इंटरनेशनल हिपोक्रेसी जी, इनके तो शुरू से, अमेरिकनों के तो डबल स्टैंडर्ड्स शुरू से ही थे ना जी, वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स तो हमने देखे, और चूंकि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, तो कैसे आप देखें कि इंडिया को बचाने के लिए फौरन ही आ गया। अच्छा, हमारा जो प्रॉब्लम ये रहा कि हम चूंकि अस्करी बर्तरी हमें वाज़ेह तौर पे हासिल होगी, राइट, उसको हमें चाहिए था कि आप उसको आप कैश करें, उसको आप मटेरियलाइज करें, उसको कामयाबी में, सियासी कामयाबी में कन्वर्ट करें, और ये अनकंडीशनल आपने फॉरेन सीज फायर जो मान लिया, इसमें अगर आप कंडीशनल सीज फायर होता, जिसमें पाकिस्तान की विक्ट्री पॉलिटिकल फ्रंट पे तब होती जब मीनिंगफुल बायलैटरल टॉक्स की टेबल पर इंडिया को लेके आता पाकिस्तान, तो वो अभी तक हम नहीं कर सके, और हमने कहा जी ओके ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं। और कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जी बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है हमारी हुकूमत ने, बड़ा तदब्बुर का, ये बैकफुट पे आ जाना, और आई थिंक ये कोई मैच्योरिटी नहीं होती। फैक्टर जो है उस पे हम बिल्कुल ही बैकफुट पे फौरन आ जाते हैं। बैकफुट, ये देखें, ये स्टेट्समैनशिप और जियो पॉलिटिक्स है, इसी को कहते हैं स्टेट्स द आर्ट ऑफ स्टेट्समैनशिप, कि कैसे आपने अपनी जंग को अपनी जिस गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लड़े उस फतह में कन्वर्ट करना। तो इट्स अ कन्वर्जन। मिलिट्री, ये जो जंग है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जी, बेसिकली किसी पॉलिटिकल रीजन पे होती है। अब आप पानियों पर बात करते हैं, और सबसे ज्यादा अहम था आप कोर इशू कश्मीर इशू है, आप कश्मीर इशू पर बात करते हैं कि जी हाँ इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि ये सारा जो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ये सब हम पे टेररिज्म के चार्ज लगाते रहते हैं, तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो कश्मीर है, असल मसला तो कश्मीर है। आप उसकी तरफ आए, उसके हल की तरफ आए, ताकि ये आपस की लड़ाई और ये बंद हो, लोगों की फलाह बहबूद हो। अब एक वेपन्स रेस शुरू हो गई है बेसिकली। खित्ते की जो सूरत हाल है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म की चेंज है, और इसके पीछे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सिचुएशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा मैं एक पॉइंट पहले रह गया था, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के पास 5 पीसफुल रास्ते थे, सॉल्यूशंस थे इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल लॉ में हमें प्रोविजन है, दस्तयाब है बैनुल अक़वामी कानून में। एक तो ये है कि इंडिया एक अमन पसंद और पीसफुल रास्ता अपना सकता था, नेगोशिएशंस, जो हमने उसको बार बार दावत दी। फिर उसके बाद गुड ऑफिस, नंबर 2 गुड ऑफिस की ऑप्शन मौजूद थी। नंबर 3 मीडिएशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन, फिर कंसिलिएशन, और फिर इंक्वायरी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये 5 बैनुल अक़वामी कवानीन ऑप्शंस थी जी। नेगोशिएशंस का मतलब है, आप जरा सरसरी बता दूं, नेगोशिएशंस तो आप समझते हैं कि 2 मुल्कों की आपस की बात है। गुड ऑफिस से होता है कि एक तीसरा मुल्क अपनी जगह ऑफर करे, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि इंडिया एक थर्ड एवेन्यू, क्योंकि आप उनके पास नहीं जाना चाहते, वो आपके पास नहीं आना चाहते, तो एक म्यूचुअल जगह पर बैठ के डिस्कशन करें, अपने मसले को रिजॉल्व करें। थर्ड था मीडिएशन, कि तीसरी पार्टी एक्टिवली आके तीसरा मुल्क जो है वो जिस तरह अभी ट्रंप ने ऑफर किया है, और अपेरेंटली इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कभी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करेंगे। आप ये फ्यूचर में आप देख लेंगे। चौथा वो ये है कि कंसिलिएशन एंड इंक्वायरी, यूनाइटेड नेशन से आप इंक्वायरी कराने की ऑप्शन आपके पास मौजूद, लेकिन वो चूंकि एक वॉर मेनिया और एक वो
उन्होंने सोच ही लिया कि आपसे जंग करनी है। and they think that they are superior. और बिल्कुल इलाके में एक बुली का किरदार और एक जिंगोइज्म वाला एटीट्यूड और वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड था कि जी हम बड़ी पावर बन गए, लेकिन आपने देख लिया कि हमने कैसे उनकी जो मिलिट्री पावर है उसको बिल्कुल डिसमेंटल करके रख दिया जी। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से ये इसको न्यू आर्ट ऑफ द वॉर कहते हैं जी। जी और इससे आप कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। एग्जैक्टली चाइना का आपको बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट मिली और चाइना ने आपको पूरी तरह हेल्प किया। इसे कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कहते हैं जी। अब आप दुनिया में बेसिकली जंग वही जीतेगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक बर्तरी होगी और जो आपने कंप्लीट डोमिनेंस एक्सरसाइज डिजिटल वॉरफेयर है जी। बिल्कुल। अब ये आपने ये एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कि जंग का जो पूरा जाविया ही बदल गया है, क्योंकि देयर इज नो डॉग फाइट बिटवीन डॉग फाइट का जमाना चला गया जी। अब तो बीवीआर मारते हैं इतने 100 किलोमीटर और किसी भी एरोप्लेन ने अपना जो है वो आपने बाउंड्री क्रॉस नहीं की अपने मुल्क, कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बीवीआर से इन्होंने मारा है बेसिकली। और बीवीआर जो है उसे आप कहते हैं लिंक विद डिजिटल इकोसिस्टम। एग्जैक्ट सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। मतलब वो बड़ी जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी है। और अब बेसिकली इसे कहते हैं सिस्टम्स डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म। रॉकेट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, बीवीआर, रेडार्स, ये सब डिजिटल इकोसिस्टम के साथ लिंक्ड होके अब जो वॉरफेयर वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब है कि आप दुश्मन की कम्युनिकेशंस को जैम कर देते हैं और दुश्मन क्या बात कर रहा है वो आप सुन सकते हैं। दिस इज व्हाट दे डिड। पाकिस्तान ने ये किया है बेसिकली। एग्जैक्ट और फिर इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बातें सुनाई उनकी आपके एयर मार्शल थे कि उन्होंने कहा ये बातें कर रहे थे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। बल्कि उनके वॉर रूम के अंदर जो जनरल्स बैठे हुए थे जी। भी उन्होंने हैक करके पूरी वीडियो भी जारी कर दी है। जी हाँ। और दैट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर द इंडिया। जी हाँ। और मैं इसमें आपसे एक और क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि इंडिया एक थर्ड इकोनॉमिक पावर है, वो अपने आप को फिफ्थ सुपर पावर समझता है, फिफ्थ यानी फिफ्थ इकोनॉमी है दुनिया की बड़ी, और दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। और इसके अलावा मिलिट्री वॉरफेयर में भी बहुत ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है, अस्करी कुव्वत बहुत बड़ी है, मैन पावर उसके पास बहुत है। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो छोटा सा मुल्क है और जिसकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बल्कि हम तो इस वक्त बहुत क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो? ये बड़ा अच्छा सवाल है जासम आपका। ये एक्चुअली इंडिया को हमारे पे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है ना, तादादी अददी बर्तरी, वो शुरू से हासिल थी। लेकिन आप देखें हमने उनको मारा भी इसी तरह है। और हमने उनके काउंटर करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत सुपीरियर किया। हमारे पास ऐसे स्टेल्थ फाइटर्स हैं जो स्वीडन से हमने लिए हुए हैं, वो भी बाय द वे इस कॉन्फ्लिक्ट में सुनने में आ रहा है कि यूज हुए हैं। और 60,000 फीट ऊपर फ्लाई करते हैं। रेडार्स नॉर्मल उनको कैच नहीं कर सकते। स्टेल्थ का मतलब ये है कि नॉर्मल रेडार्स को कैच नहीं कर सकते। सो बेसिकली और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने कमालात दिखाए, लेकिन आपको मैं ये दूं कि चाइना को तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि टॉप ऑफ द लाइन उसने PL-15 मिसाइल्स जो आपको दिए हैं, पहले वो PL-15E दे रहा था एक्सपोर्ट क्वालिटी। इस दफा उसने अपने जो ओरिजिनल सिर्फ अपने पास रखे हुए थे, अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए या अपने उसके लिए अपने स्टोर में से जी, वो उसने डायरेक्ट आपको दिए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसने आपको सेटअप करके सारा कुछ करके दिया। लेकिन जिस तरह से हमने उनके जहाज़ों का इस्तेमाल, हमारे पायलट्स ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई है, तो मैं वो एक बड़ा मशहूर मौकूला है कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। अब देखिए आप उनके पास भी राफेल्स थे, लेकिन उन्होंने राफेल्स को मजाक बना हुआ राफेल कर दिया। तो एक ये और ये अल्लाह ताला की एक हमारे पर करामत है, हमारी मेहनत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अस्करी कुव्वत है और हमारे जो फौजी हजरात हैं और पायलट्स हैं, जो जज्बा है बहुत जबरदस्त, जो जज्बा है, वो जज्बा जो है ना, वो एक मुसलमान में हो सकता है। वो शायद उस तरह से कुछ इंडिया के सोल्जर्स में उस तरह से वो कमी है जी। सोल्जरी में और आर्ट ऑफ वॉरफेयर में ये जो खौफ ना होना, दिलेरी का एक बहुत बड़ा अमल रखा है। आप इसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। बहादुरी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और आप 65 में जब डॉग फाइट्स होती थी, आप MM आलम, सरफराज रफीकी, वो लेजेंड्स का जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए,
और इंडिया के एम एम आलम ने तो कुछ आई थिंक 30 सेकंड में 5 जहाज गिराए। या 7 थे या 5 थे, 5 थे, तो वो उन्होंने डाउन कर दिए थे। तो 65 में भी अगर आप इनकी देखें जी स्टेटिस्टिक्स, जी तो इंडिया ने हमने इंडिया के 101 जहाज मार गिराए थे सही और उन्होंने हमारे 19 सिर्फ Right. 19। तो 1:5 की रेशो से आपने तब भी उनको मारा था एयर वॉरफेयर में। 65 की बात मैं कह रहा हूँ। सो अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियोरिटी अपनी कायम कर चुके हैं, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लेकिन हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हैप्पी एकदम से नहीं होना चाहिए। ये जंग अभी रुकी नहीं है, उनकी तरफ से आ गया कि इट्स पॉज्ड। उसमें ये है कि जी अब ये जो मैं अगले 6 आपने कहा क्या आप देखते हैं आगे अगले 6 महीने से 1 साल बहुत क्रूशल है जैसा, सही इसमें हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे, वो भी करेंगे। वो भी, बल्कि हमें पता है कि वो करेंगे, उसके रिस्पांस में हम करेंगे। उन्होंने तो अपने जख्म चाटने हैं। उन्होंने जख्म चाटने और वो SU-57 है कौन सा जी, रशियन ऐसे भी रशियन जेट, और इनके पास एक और चॉइस है F-35। F-35 बाय द वे अमेरिका J-35 उसका इक्विवेलेंट है। अब ये मैसेज चाइनीज है बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम उसको काउंटर करने के लिए अब J-35 एग्जैक्टली 5th जनरेशन, तो वो चाइना से लेने के लिए अब हम लेंगे, इसको मजीद अपग्रेड करेंगे अपने सिस्टम्स को भी हम जी। तो अब ये साइनर्जी डेवलप हो रही है, इकोसिस्टम हम डेवलप करेंगे और आप बड़ी आसानी से एक कंट्रोल रूम से सारी जंग मॉनिटर किया करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। सो ये 6 months to 1 year में मैं एक वेपन्स की रेस, एक दौड़ होते हुए देख रहा हूँ जी क्योंकि इनका जो एजेंडा है उन्होंने बता दिया कि जंग तो होनी है जी। और उन्होंने कह दिया कि द वॉर इज जस्ट ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट पॉज्ड। लेकिन अमेरिका का आप कमाल देखें कि उन्होंने जंग इंडिया के फेवर में ये जंग आप रुकवा के उनको टाइम भी ले दिया, और आई थिंक अभी उसके पास बड़ा अच्छा मौका है अपने F-35 बेचने थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। जब दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है ना, तो एक जो स्पोर्टर होता है ना, वो बीच में एक साइड का जो स्पोर्टर है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर खड़ा होता है। जब उसको मार पड़नी शुरू होती है ना, तो वो बीच में पड़ जाता है। बीच में बढ़ जाता है Exactly. और अक्सर जो मार रहा होता है उसको वो आके पीछे से जैसे उसके कि नहीं ना लड़ो ताकि वो उसके हाथ रोक दे और और दूसरा जो है वो अपने हाथ आजमा ले इस उसको। तरह का कुछ रोल जो है वो यही अमेरिका ने, आपने बड़ी जबरदस्त ये मिसाल दी जी। ये रोल दी अमेरिका ने प्ले किया जी। आपने जब पंचिंग स्टार्ट की तो वो पीछे से आके उसने आपको ग्रैब कर लिया कि बस लड़ाई माफ करो और जाने दो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली ताकि वो तैयार होकर आए जी। इट्स वेरी सैड। अच्छा, थोड़ा उस कैनवस को ब्रॉड कर जी। ये सारी सूरत हाल में जो कि ये जो जंग की सूरत हाल बनी है इंडिया पाकिस्तान की, इसमें हमें कुछ ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की सपोर्ट में कुछ ममालिक सामने आ गए। बिल्कुल दोस्त और दुश्मन आपके बिल्कुल आया हो गए हैं जी। इस जंग कॉन्फ्लिक्ट में। आपके साथ एक ब्लॉक बन गया है जी। आपके दोस्तों का, एग्जैक्टली। जिसमें फोर फ्रंट पे लीड कर रहा है चाइना, टर्की, आजरबाईजान, ईरान का और ईरान की भी हमायत हमें आ गई, क्योंकि ये उनके अपने ब्लंडर्स हैं जी। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर वहां गए थे तो उनका मीडिया वो बड़ी नाजेबा गालियां, वो मेजर गौरव जो है उनका आजकल बड़ा बीजेपी का आप कह लें एक साथ स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें बड़ी वो प्रो ज्यूइश लॉबी है ना इंडिया, जी हाँ इस वजह से उसकी वो जो सेंटीमेंट है उनके अगेंस्ट ईरान का, वो इस वजह से नहीं है। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। और बाय द वे ये ज्यूस के कहने पर ही सारी उसकी ईमा पर इंडिया, ये इजराइल के ईमा पर सब कुछ कर रहा है कुछ किया नहीं तो शायद इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती जी, लेकिन वो इनको जो है ना वो कर रहे हैं जी सपोर्ट। बाय द वे ये जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ना जी न्यू नॉर्मल का इंडिया ने, जी जी कि जी हम जब चाहे पाकिस्तान को स्ट्राइक कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ये आर्टिकल 2.4 है, उसकी वायलेशन भी है जी यूएन के चार्टर की। सही। और आप किसी मुल्क की सोवरेनिटी को बाय फोर्स वायलेट नहीं कर सकते। हर मुल्क एक सोवरेन कंट्री है, पहले आपने पीसफुल मोड्स अडॉप्ट करने, और आप यूएन के मेंबर्स हैं दोनों, आपने पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाना है। लेकिन ये बातचीत ज़्यादा साहब करना ही नहीं चाहते। ये बातचीत इसलिए नहीं करना चाहते कि जब बातचीत शुरू हो गई यूएन बीच में आ गया, हमेशा कहते हैं जी थर्ड पार्टी मीडिएशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम कहते हैं प्लीज लाओ, जरूर लाओ, हम कहते हैं क्योंकि हमारा केस स्ट्रांग है, हमारा केस स्ट्रांग है, हम सच्चे हैं, और इनका सारा मुकदमा झूठ पे बेस्ड है। इनको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर बीच में आई तो हमारा झूठ का पोल खुल जाएगा। बल्कि वो जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है जयशंकर, उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जी। और उसने अपने फ्रेंड्स की मीटिंग बुलाई जो उनकी एलाइड कंट्रीज थी, और एक ने भी, सबने उससे कहा कि आप एविडेंस दिखाए हुए, एक एविडेंस
उनको नहीं दिखा सका। और ये अंदर की बात ये है कि जी उन्होंने एक ने भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बत बेहतर भी है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान में उनकी कुछ न्यूट्रलिटी का कुछ एलिमेंट आपको क्या नजर आता है, क्योंकि ट्रम्प इज समथिंग एल्स, इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट जिस तरह के प्रेसिडेंट आते रहे, ये स्पर ऑफ द मोमेंट को डिसीजन ले लेता है। जी ऐसा ही है, लेकिन आपको ट्रम्प की जहनीत समझनी है कि वो एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी आदमी है। एग्जैक्टली। तो जिधर उसका कारोबारी फायदा ज्यादा फायदा होगा, होगा। उसका टिल्ट वहां ज्यादा होगा। ज्यादा। इंडिया एक बड़ी मंडी है और इसराइल लॉबी का हिस्सा है, और आपको पता है इसराइल के बगैर अमेरिका चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। सो वो, और हम दूसरी तरफ चाइना की लॉबी में जा चुके हैं पूरी तरह, और अगले एक साल में आई थिंक 80% ऑफ योर मिलिट्री इक्विपमेंट विल बी फ्रॉम चाइना। एग्जैक्टली। आप पूरी तरह अब उस साइड पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अब डिस्टेंसेस आहिस्ता आहिस्ता वाइडन होंगे और दुनिया में ये ब्लॉक्स बड़े क्लियर होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एडवांस करने जा रहा है पाकिस्तान, जी। ये इसलिए मजीद क्या कुछ वो फर्दर अपने आप को अपग्रेड करेगा? ये जो जी 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 बताइए। जैसे कि J35 और इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और आप बता रहे थे कि वो सारा कुछ उसको डिजिटल वॉर में मजीद एक्सपर्टीज बढ़ाएंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में। और हमारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं जी, चाइना में परमानेंटली हमारी टीम वहां पर बैठी। मैंने तो सुना है कि J35 की उन्होंने टेस्ट फ्लाइट की ले ली। आई एम श्योर, क्योंकि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट वहां पे आ रहा है जी, ये ट्राई करें। और ये जो आपने एक्शन देखा, ये आप कोई ये ना समझे कि ये एक्शन एकदम से हो गया। एकदम से हो इसके गया। पीछे बहुत सालों की मेहनत है। और इन चाइना के साथ हमारी बहुत, और उनके जो डिफेंस एनालिस्ट थे वो इसकी निशानदेही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बैठे हुए हैं वहां पर और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट भी ले रहे हैं। सो ये खतरा वो पहले भांप रहे थे, लेकिन अभी जो शो डाउन हुए जी, तो वो दुनिया के सामने बड़ा क्लियर हो गया है। और वो वेस्टर्न जो मिलिट्री सुप्रेमेसी की मिथ थी वो भी टूट गई इस दफा जी। एग्जैक्टली। वो चाइनीज बड़ा खुश है आपसे कि आपने उनके जहाजों का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त किया। तो वेरी हैप्पी विद यू। उनकी टेक्नोलॉजी उनकी है और एक्सपर्टीज हमारी। एक्सपर्टीज और बहादुरी, प्रोफेशनलिज्म, सारा कुछ जो है जी हमारा। इट वाज अ गुड कॉम्बो। इट वाज अ गुड कॉम्बो। देखिए आप, इतना भी निकम्मा जहाज नहीं है राफेल, टॉप ऑफ द लाइन जहाज है, लेकिन आपका स्कोर 6-0 गया है। सो इट वाज अ वन वे लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर यू। तो वैसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की है कि हमने वॉर को अभी पॉज किया हुआ है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो हमने जस्ट पॉज्ड इट। या वैसे ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ये एक महज स्टेटमेंट भी तो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एम्बैरेसमेंट से भी निकाल देना इंडिया की जो पब्लिक जी, की नजर में। आपको क्या नजर आ रहा है कि वाकई ऐसा होगा भी, ये वॉर चलेगी? मुझे जो नजर आ रहा है जी वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरल इलेक्शन से पहले मोदी आप पे अटैक दोबारा अटैक करें। या आप इसकी फितरत को आप समझें जी, बजाय कि ये अपनी गलती को रेक्टिफाई करता। अभी आप देखें ये जंग हारने के बाद ये जाके और अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और विपअप कर रहे हैं, ये दोबारा से ना बिल्डअप करेगा जी। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि अगर वो दोबारा से इस चीज को रिकंटिन्यू करता है जी, दोबारा से जंग में छलांग लगा देता है, पाकिस्तान को कॉन्वर्ट करता है, तो फिर एक बहुत जबरदस्त जस्टिफिकेशन मिल जाएगी चाइना को और पाकिस्तान को कि इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर सके, क्योंकि वहां भी डिसइंटीग्रेशन की तहरीकें चल रही हैं। 7 सिस्टर्स जो कि चिकन नेक है, उसके जस्ट बियॉन्ड है, उसके ऊपर चाइना का क्लेम है। तो आपका क्या ख्याल है कि इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एज वेल इफ इंडिया अटैक्स अगेन? ये बड़ा फार फेच्ड है। रियाज साहब, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है और बहुत सारे पाकिस्तानियों की, क्योंकि जिस तरह की उनकी बातें हैं कि हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देंगे और बलूचिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और एक उनका बड़ा ही नेगेटिव रोल है, तो ये आपके जज्बात तो हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह नियर फ्यूचर में कोई डिसइंटीग्रेशन वाली बात है। लेकिन अगर हमारे लेवल से हमारे यहाँ से एक कहते हैं कि बांग्लादेश का भी अलायंस है हमारे साथ, और वहाँ जो बांग्लादेश का अंदर जो एक रेवोल्यूशन आया और न्यू गवर्नमेंट आई है, वो प्रो पाकिस्तान जी, प्रो पाकिस्तान है जी। डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेट हो गए। देखें बांग्लादेश में वो ये तो रोना है कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान आ गया है, और अफगानिस्तान के साथ रहे ताल्लुकात अभी आप उनकी सपोर्ट में देखें सिर्फ इजराइल और अफगानिस्तान किसी हद तक, और जो कि दुनिया में आइसोलेटेड इन दोनों मुल्क।
फाइन, एक को एक्सेप्ट ही कोई नहीं करता, एग्जैक्टली, और एक को जो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उनके साथ रिलेशंस नहीं रखते अफगानिस्तान के साथ। लेकिन इसमें भी चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना आपको सीपैक अब एक्सटेंड कर रहा है अफगानिस्तान तक जी। फाइन, सो ये अफगानिस्तान भी मैं अपने पाकिस्तान ब्लॉक में आता देखता हूँ इंशाल्लाह। ओके, जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो Interests है, इंटरेस्ट even हैं वो trade हमारे है। साथ अलाइंड हैं, लाइन है, और trade है। ट्रेड है, और वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने भी अपनी कंट्री को बिल्डअप करना है, और चाइना आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट रोल है और चाइना के साथ भी उसका इंटरेस्ट डेवलप है क्योंकि वो जी। One बिकॉज belt, ऑफ one चाइनीज, belt. चाइनीज One की belt. वजह है ना जी, मेन वजह तो चाइनीज की है। Exactly. और इंडिया की थिंक टैंक्स और उनकी जियोपॉलिटिक्स का ये एक लॉन्ग टर्म गोल यही रहा है स्ट्रेटेजिक, कि चाइना अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को अलहदा रखा जाए। इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी है, इस बात को समझना होगा एज अ पाकिस्तानी हमें। क्योंकि अगर आप 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रीजन इकट्ठी हुई है, अगला स्टॉप दिल्ली है, अगला स्टॉप Yes. दिल्ली, आप Historically. ये हिस्टोरिकली 1000 साल की तारीख है कि फिर आपकी फौजें पे दिल्ली रुकती थी जाके। Delhi रुकी। तो उन्होंने ये लेसन बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। Okay. सो उन्होंने कहा कि जी ये पठानों को, अफगानों को, इनसे आपने साथ इनके नहीं मिलने देना, फाइन, क्योंकि ये एक थ्रेट बन सकते हैं आपके लिए। और फिर कश्मीर का मामला है और बाकी मामला में कहीं वो आपको फिर आपकी सपोर्ट में इस ओपनली ना आए। तो मेरा ख्याल है आज के लिए हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सम अप पूरी गुफ्तगू को करना चाहे, और आप जो फाइनल कमेंट्स आपके जो है वो टू समराइज द होल डिस्कशन। इसकी समरी ये है जी कि हिंदुस्तान के सर पर, इंडिया के सर पर एक जंगी जुनून, जिसे जिंगोइज्म कहते हैं, वो सवार है पूरी तरह। एग्जैक्टली, और मोदी की यही पॉलिसी है, और बीजेपी गवर्नमेंट का क्या यही एक सोल एजेंडा है। और वो समझते हैं कि वो इलेक्शन किसी पर जीत सकते हैं, पाकिस्तान की हेट्रेड और नफरत के ऊपर। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, जंग की तैयारी करें ज़्यादा। जबरदस्त, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। 6 महीने और साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। Important. सो बेसिकली यू नो इन अ नटशेल, जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहा है इंडिया, अब वो आर्टिकल 35 की वायलेशन कश्मीर में जो की, वो भी एक बायलैटरल ट्रीटी थी, उसको भी इसने यूनिलैटरली वायलेट किया हुआ है। और ये जो पानियों की अब बात कर रहा है कि इसको भी यूनिलैटरली इसने खत्म कर दिया। तो रिपीटेड वायलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ की। Fine. इधर से जंग का हिस्टेरिया है, ना बातचीत पर आपसे रजामंद है, ना कोई सुलह सफाई की बात आपसे चाहते हैं। Exactly. एक इल्जाम लगाते हैं और आप पे चढ़ जाते हैं। लेकिन इनको इस दफा इनकी जो जिस ख्वाब से ये थे उनसे आपने बेदार कर दिया है। और आपने इनको जो इनका जो न्यू नॉर्मल था ना, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये जो जब चाहो और आप जो है ना पाकिस्तान में किसी आज़ाद मुल्क में मुंह उठा के आ जाओ एग्जैक्टली, और यहाँ पर आके बच्चे औरतें मारो। सो वो किस्सा आपने ख़त्म कर दिए, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपना एक्सपर्टीज दिखाई इसमें। सो अब एक डिटरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन अब अदम तवाज़न हो सकता है अगर एक मिलिटरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लेके फिर आए, F-35 या ऐसे, क्योंकि अब जो एयरफोर्स है वो डिटरमिन करती है जंग की विक्ट्री और डिफीट। सो हम भी अपने आप को करेंगे इंशाल्लाह, अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। सो होना कुछ नहीं है, लेकिन कश्मीर इशू जो है वो कोर इशू है, उसकी आपको रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए। और मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आप इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जंगी बढ़तरी हासिल हो, तो आप उसको अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री में जरूर कन्वर्ट कन्वर्ट करें। कर, एग्जैक्ट, आप किसी समझने की बात यह है कि अगर आप किसी दुश्मन को जितनी मर्जी मैदान जंग में आप मार लगा दें, उसको मारें, लेकिन उसके बाद आप वो पॉलिटिकल सेटलमेंट ना कर पाए कि जिस वजह से वो जंग हुई है, जंग हुई है, वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आप अचीव ना कर पाए, यानी कि कश्मीर आप ना ले पाए, नहीं लेते, तो फिर ये एक डोसाइल और सबमिसिव सीज फायर्स बेमाने हो जाते हैं। एग्जैक्ट, और जितना आपका लॉस हुआ होता है मिलिट्री में, जंग में, उसका कोई फायदा नहीं, वो सब रायगान जाता है। सो इसको, ये मिलिट्री विक्ट्री हैज टू कन्वर्ट इनटू पॉलिटिकल विक्ट्री एज वेल। आपकी अस्करी बर्तरी को आपकी सियासी बर्तरी, सियासी फतह और डिप्लोमेसी में ट्रांसफॉर्म, लेकिन अभी आप देखें ना, ये अब ट्रंप ने बुला भी लिया तो आपकी तरफ से कौन जाएगा? एग्जैक्ट, ये ख्वाजा आसिफ जाएगा, ये अता तारड़ जाएगा, मरियम नवाज जाएगी या मरियम औरंगजेब जाएगी। मतलब आपके पास कौन है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत, इनका वो लेवल ही नहीं है, इनका वो IQ लेवल, इनका एक्चुअल ही नहीं है, इनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। अभी आप देखें, आपका जो ख्वाजा आसिफ है फॉरेन मिनिस्टर है,
इसकी जो बातचीत इतनी लूज और इतनी गैर जिम्मेदाराना, रेकलेस और गैर जिम्मेदाराना, बगैर सोचे समझे इसने लफ्जों का बेदरज इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पकड़ लिया और इसकी उल्टी सरदनिश की है। सो इट वाज एन एम्बैरसमेंट, पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी थी कि ऐसे लोगों को आप वहाँ पर भेजें जिनको कोई डिप्लोमेसी का नहीं पता, किसी डिप्लोमेटिक बातचीत के आदाब इनको नहीं है। तो ये बड़ा, मुझे इस फ्रंट से खतरा है, मुझे अपनी फौज के फ्रंट से खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो सियासी नाअहलियाँ हैं ना जी, नालायकियाँ, इससे मुझे खतरा है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने अब इस गुफ्तगू को समेट लिया है और इंशाल्लाह हम एक जैसे वक्त के साथ साथ सिचुएशंस डेवलप होंगी, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और अपनी नई डिस्कशन और नई रिसर्च के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।